आज के सेशन में मैं सुमति कुमारी आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं हिस्ट्री मेजर सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 10 में रूसी क्रांति के बारे में वर्णन करूँगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं रूस की क्रांति के बारे में। तो 1917 में रूस की क्रांति विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस क्रांति ने ही पहली बार रूस में समाजवाद साम्यवाद का जन्म दिया था। रूस की क्रांति की विवेचना करने के पूर्व हम उस समय की विश्व की परिस्थितियों पर विचार करना होगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यूरोप में अधिकांश देश या तो फ्रांस की तरह गणतंत्र थे या इंग्लैंड की तरह संवैधानिक राजतंत्र थे, किंतु रूस में अब भी स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन जारी था, क्योंकि वहाँ पे अगल बगल देशों में कहीं राजतंत्र था तो कहीं गणतंत्र था, लेकिन अभी भी रूस में निरंकुश शासन चल रहा था और वहाँ के शासक उस समय जार निकोलस द्वितीय था। औद्योगिक क्रांति का भी रूस की क्रांति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रूसी क्रांति ने लोकतंत्र के जड़ों को मजबूत किया एवं श्रमिक वर्गों को अधिकार संपन्न बनाया। रूस की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण निम्न थे, जिसमें हम देखते हैं कि जनता में असंतोष। रूस का समाज सामाजिक असमानता पर आधारित थी। इस समाज 3 भागों में विभक्त था। 3 वर्ग एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। देखते हैं कि रूस का जो समाज था 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि एक प्रथम श्रेणी में बटा हुआ था, दूसरा द्वितीय और तीसरा तृतीय। प्रथम श्रेणी में वो लोग शामिल थे जो कुलीन वर्ग होते थे और राजा के द्वारा काफ़ी उन्हें अधिकार संपन्न बनाया गया था। और दूसरा जो श्रेणी में था उसमें उच्च मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, जिसमें व्यापारी आते थे, छोटे जमींदार आते थे, पूंजीपति इत्यादि लोग आते थे। और तृतीय श्रेणी में कृषक श्रमिक वर्ग शामिल थे और इनके प्रति अन्य वर्गों का व्यवहार अत्यंत ही अमानुषिक था, क्योंकि इन लोग से बहुत ज़्यादा ही कर भी लिया जाता था। इसके साथ इन लोग से अनेक प्रकार का काम करवाया जाता था, जिससे समाज इस प्रकार देखते हैं कि रूस में 1917 के समय तक 2 भागों में बढ़ चुका था। एक साधन संपन्न वर्ग और दूसरा साधन विहीन वर्ग में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग ये लोग साधन वर्ग थे, साधन संपन्न वर्ग में शामिल हो गए, और जो तृतीय वर्ग था इसको हम साधन विहीन वर्ग में रखेंगे। दूसरा कारण देखते हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था। तो रूस के शासक को जार कहा जाता था और रूस के संसद को डूमा कहते थे। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आएगा कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था, तो जार, और वहाँ की संसद को डूमा कहा जाता था। रूस का शासक जनता के प्रति कर्तव्यों से विमुक्त था तथा ऐश्वर्य और विलासिता में डूबा हुआ रहता था। इसके कारण जनता के सत्ता के प्रति मोह भंग हो गया था तथा यह घटना रूस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है, क्योंकि राजा को जरा भी जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं था कि क्या करना चाहिए जो जन कल्याणकारी हो, लेकिन इस सब पर जरा भी ध्यान नहीं था, जिसके कारण वहाँ की जनता को भी राजा के प्रति कोई मोह माया नहीं रह गया था और यह क्रांति का कारण बना। और उस समय जो रूसी क्रांति के समय जो राजा था जार था, उसे निकोलस द्वितीय था, और इसने एक नारा लगाया था, एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था। जार निकोलस का कहना था कि पूरे रूस में एक जार रहेगा, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। तीसरा कारण में देखते हैं औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव रूस में विलम्ब से हुआ, क्योंकि देखते हैं कि सबसे पहले यूरोप में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से होता है, लेकिन रूस में बहुत देरी से इसका प्रभाव पड़ा, और जिसके कारण गांव के लोग सभी शहरों की ओर जाने लगे और श्रमिक कल कारखानों में काम करने लगे। इसके कारण श्रमिक संगठन का उदय हुआ तथा इन श्रमिकों का अंदर निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति पाने की भावना प्रबल हो गई थी, क्योंकि जब तक ये लोग में जागरूकता नहीं थी तब तक राजा के शासन का सहन कर रहे थे, लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति आई और जो गांव के लोग थे सभी शहरों की ओर जाने लगे और उन लोगों में जागरूकता बढ़ी और राजा के प्रति जो मोह माया था वह भंग हो गया, और निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए लोग प्रबल जोर लगाने लगे कि किस प्रकार यहाँ के शासक को समाप्त किया जाए, राजतांत्रिक शासक को समाप्त किया जाए। आगे कारण में देखते हैं कि 1905 की क्रांति का प्रभाव।
तो 1917 की क्रांति के पहले रूस में 1905 ईस्वी में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, किंतु आपसी विवाद के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो पाई और इस क्रांति का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि रूस की जनता अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित हो गई तथा नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ। आगे कारण में देखते हैं मध्यम वर्ग के विचारों में परिवर्तन। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों एवं लेखकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उसी प्रकार यूरोप के विचारकों के लिखी गई पुस्तकें रूसी भाषा में अनुवाद की गई, जिसे इन पुस्तकों एवं विचारों के माध्यम से रूस के नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो गई। यानी दार्शनिकों एवं लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा रूस की क्रांति में। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति में रहा था, उसी प्रकार रूस की क्रांति में भी दार्शनिकों एवं लेखकों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। आगे कारण में देखते हैं रूस की क्रांति के कारण में प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजित होना रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस मित्र राष्ट्र की ओर शामिल हुआ था तथा उसकी विशाल सेना काफ़ी संघर्ष का प्रदर्शन किया, परंतु इसके सेना में राष्ट्रवाद की भावना मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि प्रथम विश्व जब युद्ध होने लगा तो उस समय यह मित्र राष्ट्र की ओर तरफ से भाग लिया रूस, लेकिन इसका तो विशाल सेना था, लेकिन इन सेना के प्रति जरा भी राष्ट्रवाद के प्रति कोई भक्ति भावना नहीं थी और ये लोग बस इसी तरह लड़ रहे थे, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों का हार हो गया, यानी रूस की हार हो गई, जिसके कारण वहाँ की जनता लोग इस शासन व्यवस्था से यानी राजा के प्रति पूरा तरह से विरोध करना शुरू कर दिए। अगर हमारा राजा सही होता तो ज़रूर प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जीत होती और देश की विकास होता, लेकिन वहाँ की जनता समझ गए थे कि रूस का जो भ्रष्टाचार है, यानी जार का जो भ्रष्टाचार है, वह अंतिम चरण पर है। तब प्रथम विश्व युद्ध भी रूस की क्रांति का कारण बना और रूस की स्थिति को जर्जर बना दिया। देखते हैं कि 7 मार्च 1917 को रूस के गरीब और मजदूर जनता पेट्रोग्रेड की बीच सड़कों पर विचरण करने लगी थी तथा वहां स्थित रोटी एवं चाय के दुकानों पर जनता ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। लोग रोटी पाने के लिए मजबूर थे, रोटी 2 समय का खाना नहीं मिल रहा था। ये लोग रोटी एवं चाय के दुकानों में आक्रमण करना शुरू कर दिए। मजदूर, किसान लोग, गरीब लोग और लूटमार प्रारंभ कर दिया। सरकार इसे देख करके बहुत भयभीत हुआ और सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया कि इन गरीब मजदूरों एवं जनता पर गोली चलाओ, लेकिन सेना ने जनता के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए गोली चलाने से इनकार कर दिया। यानी सेना भी समझ गई कि जनता मजबूरन इन दुकानों को लूट रही है और सेना ने किसानों का और श्रमिकों का साथ दिया, गरीबों को साथ दिया। और यही कारण है कि 14 मार्च 1917 को उदारवादी नेता जॉर्ज अस्लेव की अध्यक्षता में एक सामाजिक सरकार की स्थापना की गई और उसने जार निकोलस द्वितीय से त्यागपत्र की मांग की। यानी इस समय यानी 14 मार्च 1917 को सामाजिक सरकार की स्थापना किया गया और इसका जो नेता था वह जॉर्ज अस्लेव था और इसी समय जार निकोलस द्वितीय त्यागपत्र देता। यानी मार्च 1917 की जो क्रांति होती है उस समय जार निकोलस का त्यागपत्र हो जाता है। जार निकोलस द्वितीय ने त्यागपत्र दे दिया तथा इस प्रकार रूस में तानाशाही शासन का अंत हो गया एवं मजदूरों के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। आगे देखते हैं कि रूस की क्रांति नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी के द्वारा लेनिन के नेतृत्व में रूस में जारशाही का अंत कर साम्यवादी अथवा समाजवादी सरकार की स्थापना किया गया। यानी कि मार्च 1917 के तहत जार का शासन का अंत हुआ और नवंबर 1917 के तहत लेनिन बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में यानी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा लेनिन के नेतृत्व में रूस में जारशाही का अंत करके पूरा तरह से साम्यवादी अथवा समाजवादी सरकार की स्थापना किया गया। ये था रूस की क्रांति का कारण। अब हम देखते हैं कि लेनिन के बारे में कुछ जानते हैं कि लेनिन कौन था। तो लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलियच इवानोव लेनिन था। उसका जन्म 22 अप्रैल 1817 को रूस के स्विसर्क नामक स्थान में हुआ था।
लेनिन रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था। यह कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। लेनिन द्वारा मार्क्स के विचारों की व्याख्या को लेनिनवाद कहा जाता है। लेनिन ने चेका नामक सैन्य संगठन का गठन किया था। पूछ सकता है एग्जाम में कि लेनिन का सैन्य संगठन का क्या नाम था, तो चेका था। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस की क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन एक प्रसिद्ध कथन कहा था, युद्ध का अंत करो। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी और लेनिन इस्क्रा नामक पत्र की प्रतियां रूस में आती रहती थी। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया था। लेनिन की सरकार ने ट्रास्टकी को विदेश मंत्री बनाया था तथा ट्रास्टकी ने ही लाल सेना का भी गठन किया था। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्टकी ही था, लेनिन ही था। ये हो गया लेनिन के बारे में परिचय। उसके बाद देखते हैं कि आगे रूस की क्रांति का परिणाम। तो रूस की क्रांति का परिणाम में देखते हैं कि रूस की क्रांति का जो परिणाम हुआ उसमें देखते हैं कि निरंकुश शासन का अंत। निरंकुश शासन का अंत, जो रूस में जार का जो निरंकुश शासन था वह रूस की क्रांति के तहत समाप्त हो गया। तानाशाही एवं निरंकुश शासक जार का शासन का अंत हो गया। दूसरा परिणाम में देखते हैं कि समाजवाद की स्थापना। लेनिन के नेतृत्व में रूस विश्व का पहला देश बन गया जहां समाजवादी शासन की स्थापना किया गया। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत को अपनाया गया, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार काम लेना तथा आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक देने के आधार पर आधारशिला रखी गई। यानी जो व्यक्ति जिस तरह काम करेगा, जितना उसके के आधार पर उसका पारिश्रमिक मिलेगा। आगे देखते हैं परिणाम में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का अंत। यानी वहाँ रूस की क्रांति के तहत जो निजी स्वामित्व था, जो निजी होता था, उसको समाप्त कर दिया गया और जिसके तहत देखते हैं कि निजी मुनाफा की भावना को भी उन्मूलन कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति पूंजीपति था, अगर एक व्यक्ति पूंजीपति है और खुद अपना मालिक जो बनता था कोई भी कंपनी या कारखाना का, तो उसको उन्मूलन कर दिया गया और इसे आर्थिक एवं सामाजिक समानता के प्राप्ति हेतु लेनिन के नेतृत्व में रूस एक नई अर्थव्यवस्था की ओर प्रवेश कर गया, जहां अमीर गरीब मालिक मजदूर के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। यानी कोई भी कार्य के लिए सभी लोग भाग ले सकते थे। अब कोई व्यक्ति का निजी कोई मुनाफा नहीं कमा सकता था। यही परिणाम हुआ। आगे परिणाम में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर होने लगा, जिसके कारण एशिया के कई राष्ट्रों ने भी रूस की समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने देश में अपनाया था। आगे परिणाम में देखते हैं मजदूर एवं कृषकों का शासन। 1917 की रूसी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति ने रूस की 300 साल पुरानी रोमानोव वंश का अंत कर दिया गया। पूछेगा अब एग्जाम में कि रूस की क्रांति कितने साल पुराने किस वंश को समाप्त किया, तो रोमानोव वंश का समाप्त किया तथा संसार के इतिहास में मजदूर और किसानों के नेतृत्व में रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना किया गया। आगे परिणाम में देखते हैं सर्वहारा वर्ग के महत्व में वृद्धि। रूस की क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग का अधिकार संपन्न हो गया, क्योंकि पूंजीवाद का अंत हो गया एवं सर्वहारा वर्ग के हाथ में रूस की सत्ता आ गई थी। आगे परिणाम देखते हैं नागरिक अधिकारों की घोषणा। रूस के संविधान द्वारा जनता के नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा किया गया। यही कारण है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगर पूछ देगा कि मूल कर्तव्य भारत में किस देश से अपनाया गया है, तो मूल कर्तव्य भारत में रूस के संविधान से अपनाया गया है। और रूस में ही पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू किया गया और यही कारण है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हमारे देश में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया रूस को ही आधार पर।
यहाँ पर देखते हैं कि रूस के जो समाजवादी शासन व्यवस्था और इसकी विचारधारा को हमारे देश के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपनाया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इन लोग का नाम उल्लेखनीय है। ये था रूस की क्रांति के कारण एवं परिणाम।